कहानी का आगाज एक विशाल विमान से होता है जो सागर के ऊपर से गुजर रहा था। बाहर तूफान था, पवन तीव्र वेग से चल रही थी, सब कुछ काफी भयावह लग रहा था। विमान के भीतर एक युवती हस्त में मशीन गन लिए बैठी थी। तभी अचानक से तूफान इतना भीषण हो गया कि विमान का संतुलन बिगड़ गया। विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया और कुछ ही पलों बाद वह सागर में जा समाया। इस घटना के कई वर्ष पश्चात हमें एक सुंदर द्वीप का तट दर्शाया जाता है, जहाँ कुछ व्यक्ति स्कूबा डाइविंग अर्थात जल में डुबकी लगा रहे थे। यहीं पर हमें जेरी दिखाई दिया जो एक स्कूबा प्रशिक्षक है। जब वह जल से बाहर आया तो उसका स्वामी उसे फटकारने लगा कि उसे इतनी देर क्यों लगी। जेरी क्रोधित हो गया और उसने स्वामी को सीधा जल में धकेल दिया। फिर नगर के दूसरे भाग में जेरी की प्रेमिका सैम दिखाई दी। जब सैम का कार्य समाप्त हुआ, वह जेरी के पास गई। जेरी उस वक्त अपनी नौका से जल निकाल रहा था। उनके पास धन की कुछ कमी चल रही थी। सैम ने उससे कहा कि चाहे तुम कितने भी निर्धन हो, चाहे तुम यह जीर्ण जर्सी स्कूटर पर ही भ्रमण करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना ही प्रिय है। उस वक्त जेरी ने सैम को एक और बात बताई कि वह सागर में एक छुपे हुए निधि को खोजने जा रहा है। पिछले तूफान के बाद किसी गोताखोर को जल के भीतर एक स्वर्ण की प्राचीन वस्तु मिली थी जिसे बेचकर अब वह काफी धनवान बन गया था। जेरी भी उसी आशा में था। तभी जेरी जल निकालते वक्त चोट खा बैठा। सैम मुस्कुराते हुए उसके निकट आई और उसे संभाला। उसी वक्त एक विशाल नौका उनके निकट से गुजरी। उस नौका से एक पुरुष चिल्लाया, जेरी। सैम ने उस नौका की ओर देखा और पूछा, वह कौन है? जेरी ने बताया कि वह जॉर्ज है। जॉर्ज ने चिल्लाकर बताया कि वह भी निधि खोजने एक गहरे जल में जा रहा है। फिर जॉर्ज ने जेरी से पूछा कि तुम मेरे साथ कार्य करना चाहोगे? जेरी ने थोड़ा विचारने के बाद हाँ कह दिया, लेकिन कुछ शर्तें रखीं। उसने कहा कि एक उचित अनुबंध बनाया जाएगा, 50 से 50 की संधि होगी, जो मिला आधा तेरा आधा मेरा। जॉर्ज को यह शर्तें पसंद नहीं आईं और वह अपनी नौका लेकर वहां से चला गया। इसके बाद जेरी और सैम कार में जा रहे थे तो जेरी ने सैम को बताया कि वह दोबारा किसी के अधीन कार्य नहीं करेगा। उसने जॉर्ज के लिए कभी कार्य किया था, लेकिन जॉर्ज धनी होता गया और जेरी वहीं का वहीं रह गया। अगले दिन डेरेक और उसकी प्रेमिका अमंडा भी इसी द्वीप पर आए। डेरेक और जेरी बचपन के मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हर्षित थे। इसके बाद वे सब मिलकर आमोद प्रमोद करने निकल पड़े। डेरेक ने सबको अपना समुद्र तट वाला गृह दिखाया और बताया कि उसने एक अपराधी ग्राहक को कारागार से छुड़वा दिया था और उसके बदले में ग्राहक ने उसे कुछ दिनों के लिए गृह दिया है। इस गृह के साथ एक निजी नौका भी मिली थी। यह सुनते ही जेरी की आंखों में चमक आ गई। यह नौका तो उनके कार्य के लिए उपयुक्त थी। फिर वे चारों व्यक्ति, जेरी, सैम, डेरेक और अमांडा, नौका लेकर सागर में निकल पड़े। सब ने स्कूबा उपकरण पहना और जल में छलांग लगा दी। नीचे सब आनंद ले रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तभी जेरी की घड़ी उसके हस्त से निकलकर नीचे गिरने लगी। उसने सैम से मुखौटा और चप्पू मांगे और कहा कि वह नीचे जाके अपनी घड़ी लेकर आएगा। नीचे जाते वक्त जेरी का हस्त एक काले भारी पाषाण से टकरा गया। उसने वह पाषाण उठाया और ऊपर ले आया। नौका पर सबको दिखाते हुए कहा कि यह कोई सामान्य पाषाण नहीं है। पूर्वकाल में ऐसे पाषाण को सूचक के रूप में उपयोग किया जाता था। उसने कहा कि सब लोग वापस नीचे चलते हैं, शायद उन्हें कुछ और भी मिल जाए। जिसके बाद सभी लोग जल में उतर गए। नीचे उन्हें कुछ प्राचीन वस्तुएं मिलीं। सब एक एक करके उन्हें नौका पर ले आए। फिर जेरी को एक प्राचीन कटार मिला। उसकी म्यान स्वर्ण की थी और मूठ पर हीरे जड़े हुए थे। जेरी जानता था कि इस कटार का मूल्य बहुत अधिक होगा। अब सबका कौतूहल और बढ़ गया। फिर जेरी को जल के नीचे एक दुर्घटनाग्रस्त विमान दिखा। यह वही विमान था जो कहानी के आरंभ में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। चारों उस विमान के निकट गए। अमंडा ने जब भीतर झांका तो उसे एक शव दिखा। उसका मुख जल और समय के प्रभाव से पूरी तरह विकृत हो चुका था। वह भयभीत हो गई और तुरंत ऊपर चली आई। अब शेष बचे तीनों विमान के भीतर चले गए। वहां उन्हें लाल पैकेट्स मिले। डेरिक ने एक पैकेट फाड़ा तो उसमें चूर्ण था, लेकिन यह कोई साधारण चूर्ण नहीं, कोकेन थी। वह पूरा विमान कोकेन से भरा था। डेरिक ने एक पैकेट उठाया और नौका पर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद सैम ने वह पैकेट देखा और उसे सागर में फेंकने लगी। डेरिक ने उसे रोका, लेकिन तब तक जेरी वापस आ गया। बिना कुछ कहे उसने स्वर्ण का कटार निकाला, पैकेट को काटा और सारी कोकेन सागर में डाल दी। रात्रि को डेरिक ने जेरी से पूछा कि क्या वह सच में मान रहा है कि वहां निधि हो सकता है। सैम ने बताया कि बड़े तूफान अक्सर समुद्री तल को हिला देते हैं, छुपी वस्तुएं बाहर आ जाती है। जेरी ने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ एक बड़ा बवंदर आया था, शायद उसने भी कई बहुमूल्य वस्तुओं को बाहर निकाल दिया हो। सैम ने भी बताया कि अगर किसी को कोई निधि या बहुमूल्य सामान मिले तो उसके लिए एक वैध दावा दाखिल करना पड़ता है। अब सैम का कहना था कि उस स्थान पर वापस जाना सरल नहीं होगा, कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी और एक सुदृढ़ नौका की भी।
लेकिन फिर डेरेक को स्मरण आया कि वह एक व्यक्ति बेजल को जानता है जो उन्हें धन दे सकता है। सब उसकी बात मान गए कि समय आने पर ही किसी को बताएंगे। इसके बाद वे सब एक समुद्री आपूर्ति दुकान में गए, नौका और बाकी का सामान लेने। दुकानदार ने उन्हें उनके मतलब की वस्तुएं दिखाई और कहा कि $30,000 लगेंगे। यह सुनते ही सबका चित्त खराब हो गया। डेरेक ने बताया कि उसका सब कुछ पिछले अभियान में चला गया और अब वह बिल्कुल कंगाल है। अगले दिन किसी तरह उन्होंने थोड़ा बहुत धन जोड़ के कुछ वस्तुएं ले ली और वापस दुर्घटना स्थल पर गए। जेरी और डेरेक जल के नीचे जाकर मलबा हटा रहे थे, तभी अमंदा चुपके से विमान के भीतर गई। हालात थोड़े जटिल हो गए जब उसकी ऑक्सीजन पाइप कट गई। ऊपर जाकर जेरी ने जब डेरेक से अमंदा के बारे में पूछा तो डेरेक ने उत्तर दिया कि मुझे लगा वह तेरे साथ है। जेरी तुरंत सतर्क हो गया। एक नया ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसी विमान के भीतर गया। विमान के एक कोने में जहां जल नहीं था उसे अमंदा दिखाई दी। उस छोटी सी जगह में श्वास लेना उसके लिए दुष्कर हुआ पड़ा था। जेरी ने क्रोध से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमंदा ने कहा कि मैं तुम्हें खोजने आई थी, लेकिन जेरी उसके असत्य को समझ गया। बिना कुछ कहे उसे निकालकर वापस नौका पर ले आया। सब लोगों ने अभियान को वहीं रोक दिया और द्वीप पर लौट आए। अब उन्होंने जो कुछ भी सागर से निकाला था उसे रासायनिक उपचार से एक एक करके स्वच्छ किया। जब पहला कलाकृति रसायन से बाहर निकला, सबकी दृष्टि उस पर टिक गई। वो एक विचित्र प्राचीन बंदूक थी। उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। अमंदा ने समीप जाकर देखा और कहा कि यह शब्द रोमन भाषा का लगता है। डेरेक चकित हो गया और उसने पूछा कि क्या यह किसी रोमन पोत का अंश हो सकती है? डेरेक ने लिखे हुए उस शब्द का अर्थ सोचने आरंभ किया और उसने कहा कि यह लूट या समुद्री लुटेरों से जुड़ा हुआ कुछ शब्द है। तभी दल को एक और वस्तु मिली, एक प्राचीन रजत की घंटी जिस पर एक मानचित्र बना हुआ था। सबसे बड़ी बात, वह मानचित्र उसी स्थान का था जहां वे लोग खड़े थे। अब यह पहेली और रोचक होती जा रही थी। सैम ने एक प्राचीन पुस्तक से एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाया। उसमें सिल्वर 4920 फीट का उल्लेख था और एक भयावह समुद्री डाकू का भी जिसका नाम था डेलमस थॉमस। सैम ने बताया कि वह पहले एक दास था लेकिन धीरे धीरे सागर का सबसे भयावह लुटेरा बन गया। यह सुनकर डेरेक बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वे उसी समुद्री लुटेरे के निधि का सूत्र खोज चुके हैं। लेकिन जेरी के अनुसार यह सिर्फ एक समुद्री लुटेरे की कहानी नहीं थी। यह कहानी एक फ्रांसीसी व्यापारी एशवैक से भी जुड़ी थी। जेरी ने बताया कि एशवैक बहुत धनी था और जब फ्रांस में युद्ध छिड़ गया तो उसने अपना सारा धन एक पोत में भरकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे समुद्री लुटेरे डेलमिस थॉमस ने उसके पोत पर आक्रमण कर दिया। यह सुनकर सबके मुख चमक उठे। डेरेक ने पूछा कि अगर वह निधि हमें मिल गया तो उसकी कीमत कितनी होगी आज के हिसाब से? जेरी ने कहा कि इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर मिल गया तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह सब वापस सागर के भीतर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन इस बार जेरी ने अमांडा को कोई बहाना बना के गोता लगाने से रोक दिया। फिर दल धातु संसूचक लेकर सागर के भीतर स्कैन करने लगी। तभी यंत्र ने हल्का सा बीप किया। शायद उन्हें निधि का वास्तविक मार्ग मिल गया था। जल के नीचे सब लोग उस स्थान की मिट्टी हटा रहे थे। वही नौका पर अमंडा अकेली थी। वह मानचित्र के ऊपर सटीक स्थान अंकित कर रही थी, हर एक विवरण के साथ। वहीं नीचे जेरी और डेरेक को एक विशाल तोप मिली। लगता है यह उसी पोत का अंश है जिसे वे लोग तलाश रहे थे। वह तोप इतनी भारी थी कि उसे रस्सियों से बांधकर ऊपर खींचने की योजना बनाई गई। तभी अमंदा ने देखा कि एक तटरक्षक पुलिस की नौका उनकी ओर बढ़ रही थी। नीचे सैम भी संकट को अनुभव कर रहा था। सबके मुख तनाव से भर गए थे। अगर पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से कुछ भी निकालते हुए देख लिया तो सब कुछ छीन जाएगा। अब जेरी, डेरेक और सैम नीचे छिपे रहे, पुलिस के चले जाने के इंतजार में। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या आ गई। जेरी की घड़ी बीप करने लगी। इसका अर्थ था कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त होने वाला है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें तोप को नीचे ही छोड़ना पड़ा। जैसे ही उन्होंने हवा से भरे बैग्स की हवा निकाली तो डेरेक का हाथ अचानक उस तोप के नीचे फंस गया और वह उसके साथ गहराई में गिरने लगा। वह तोप जोर से समुद्री तल पर गिरी और डेरेक का हाथ उसके नीचे दब गया। ऊपर नौका पर तटरक्षक उनकी नौका की तलाशी लेने आया। अमंदा चुपचाप बैठी रही ताकि कोई संदेह न करे। नीचे जल में मौजूद व्यक्तियों का ऑक्सीजन कम हो रहा था और तोप इतनी भारी थी कि उसे उठाना कठिन था। फिर सैम और जेरी ने मिलकर पूरी शक्ति लगाई और कठिनाई से डेरेक का हाथ तोप के नीचे से निकाल पाए। अगली सुबह दल ने फिर से डाइविंग उपकरण पहना और सागर में उतर गए। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि एक अज्ञात नौका उनकी नौका के साथ सटकर खड़ी थी। जेरी और डेरेक ने एक दूसरे को देखा। अब यह स्पष्ट था कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है। जब वे जल से लौटकर आए तभी उन्होंने देखा कि दो विचित्र व्यक्ति उनकी नौका पर घुस आए थे। जेरी और डेरेक ने तुरंत उनका पीछा किया। उन लोगों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। डेरेक और जेरी जैसे भी करके उन दोनों पर भारी पड़ने लगे।
अंत में वे दोनों हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन भागते वक्त उनमें से एक हमलावर की टोपी गिर गई। जेरी ने उसे उठाया और जैसे ही उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ा तो उसका मुख बदल गया। वह टोपी लेकर जॉर्ज के पास गया और कहा कि यह नाम तो तेरी पुरानी कंपनी का है ना, अब तू गुंडे भेज रहा है मेरे पीछे। जिस पर जॉर्ज हंसने लगा और कहा कि बहुत सारे लोग मेरी कंपनी में आए और छोड़ के चले भी गए, सबको याद थोड़ी रख सकता हूँ। सबका ठेका ले रखा है क्या मैंने। थोड़ी और बात हुई और फिर अंत में उसने जेरी की आंखों में देखकर कहा, मेरे पास धन है, वक्त है, तेरे पास क्या है? सिर्फ एक स्वप्न। और यह कहकर वह चला गया। शाम को दल ने वापस योजना बनाना आरंभ किया। जेरी ने थोड़ी चिंता में कहा कि हमारे पास उचित औजार तक नहीं है, कैसे खोजेंगे हम निधि। तब डेरेक ने विचार दिया कि विमान में जो कोकेन के पैकेट भरे हुए हैं उन्हें बेच के हम उपकरण खरीद सकते हैं, अन्यथा जॉर्ज के लोग सब कुछ ले जाएंगे और हम बस देखते रहेंगे, क्योंकि अपने पास न धन है न शक्ति। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी जेरी इस योजना के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात्रि डेरेक चुपके से अमंदा के कक्ष में गया और उसे सब कुछ बता दिया। फिर वे दोनों स्थल पर गए। डेरेक ने वापस जल में छलांग लगाई और विमान के मलबे में से कोकेन पैकेट्स निकाले। अगली सुबह डेरेक सीधा गया उसी रात्रि क्लब के स्वामी प्रिम के पास, वही भयावह गैंगस्टर जिससे पहले उसका झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जेरी को कॉल करके डेरेक ने बुलाया। जब जेरी नौका पर पहुंचा तो डेरेक, अमंदा और प्रिम अपने लोगों के साथ पहले से वहां खड़े थे। प्रिम ने क्रोध से कहा कि मेरा माल चुरा के मुझे ही बेचने ला रहे हो, मैं इस द्वीप का स्वामी हूँ। उसने एक बैग डेरेक के सामने फेंका। उसमें वही कोकेन पैकेट्स थे जो विमान से निकाले गए थे। जेरी ने बैग देखा और समझ गया कि डेरेक को यह कोकेन कहाँ मिली। अब बात सिर्फ निधि की नहीं थी। प्रिम ने कहा कि मुझे यह पैकेट्स चाहिए, कहाँ से लाए हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वापस नहीं मिले तो बुरा होगा। जेरी ने समझाने की कोशिश की, कहा यह सब उन्हें बस मिल गया था, लेकिन प्रिम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने बंदूक निकाली और सीधा जेरी के मुख पर तान दी। बंदूक के बाहर निकलते ही अब यह सारा खेल जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। लेकिन स्वयं को संभालते हुए जेरी ने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, लाके कहाँ से दे, सागर से निकाला है हमने। सारे पैकेट निकालने के लिए कुछ औजार चाहिए, एक बड़ी नौका लगेगी। अब इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें जो भी वस्तुएं चाहिए थीं, प्रिम ने उन्हें उसके लिए धन दे दिए। जा आके जेरी का क्रोध फूट पड़ा। जब सैम को पता चला कि जेरी किसी ड्रग डील में फंस चुका है तो उसने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। दूसरी ओर प्रिम के दिए हुए धन से उन्होंने एक हाईटेक नौका और सबसे उन्नत उपकरण खरीद लिया। अब जेरी ने इसी नौका में लगे कुछ गैजेट्स की मदद से समुद्र तट की ओर तीव्र लहरें भेजी। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी और वास्तविक मलबा दिखने लगा। अब निधि की वास्तविक खोज आरंभ हो गई थी। जेरी, डेरेक और अमंदा दल बनाकर उस निधि की खोज में लग गए। उन्हें एक प्राचीन घंटी मिली जिसमें लिखा था एस ओरा। यह वही पोत था जिसका वे लोग पीछा कर रहे थे। अब वे कानूनी तौर पर इस निधि पर दावा दाखिल कर सकते थे, लेकिन यह निधि सिर्फ स्वर्ण अर्जित का नहीं था। जेरी ने विमान से लिए गए कोकेन पैकेट्स को नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने पैकेट्स को रस्सी से बांधकर सागर के भीतर गहराई में लटका दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक प्राणघातक पल आया। नौका पर खड़े जेरी को नीचे से कुछ विचित्र सी ध्वनि सुनाई दी। बिना वक्त गवाए वह जल में कूद गया। नीचे जाकर उसने देखा कि एक शार्क ने अमांडा के ऊपर आक्रमण कर दिया था। जेरी उसे ऊपर नौका तक ले आया, लेकिन देर हो चुकी थी। अमांडा ने श्वास लेना बंद कर दिया था। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने पुष्टि की कि अमांडा मृत हो चुकी है। डेरेक पूरी तरह टूट गया। तभी सैम जेरी से मिलने आई, लेकिन उसी वक्त जेरी के फोन पर प्रिम का कॉल आया। प्रिम ने उससे पूछा कि पैकेट्स लाए हो। जेरी ने क्रोध से उत्तर दिया कि वहां एक दुर्घटना हो गया और उनकी एक मित्र इस बीच मर गई। प्रिम तुरंत अपनी कार से निकला और जेरी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जेरी कार को आरंभ करके भाग निकला। प्रिम और उसके आदमी उसका पीछा करते रहे और थोड़ी दूर जाके जेरी ने कार रोकी और डेरेक से सैम को गृह ले जाने को कहा। इसके बाद जेरी प्रिम के आदमी फिन से मिला। इस बार जेरी के पास एक योजना थी। उसने फिन को एक गुप्त स्थान ले जाकर एस ओरापोत की वह घंटी और स्वर्ण का कटार दिखाया। फिन जानता था कि यह सब कोकेन से 10 गुना ज्यादा बहुमूल्य है। जेरी उसे यह सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन इस शर्त पर कि अब से फिन उसका आदमी बन के रहेगा। फिन मान गया, जिसके बाद जेरी और फिन प्रिम की नौका पर पहुंचे। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। नौका के नीचे कुछ लोग मृत मिले। तभी जॉर्ज स्नान घर से निकला। उसके हस्त रक्त से लाल थे। उसने कहा कि प्रिम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे और उसके आदमियों को मारना पड़ा। जॉर्ज ने जब जेरी को मारने की कोशिश की तब जेरी ने बड़ी चालाकी से सागर में छलांग लगा दी। जॉर्ज ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि जीवित या मृत मुझे आदमी चाहिए, लेकिन जेरी पहले ही योजना बना चुका था। वह नौका के निचले हिस्से में छिप गया और सही अवसर मिलते ही सबसे बचकर सीधा डेरेक के पास पहुंचा। उसने पूछा कि सैम कहाँ है। डेरेक ने कहा कि
मैंने तो तुमने जैसा कहा था कि पुलिस वाले के साथ उसे छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता। उसी शाम जेरी के फोन पर एक कॉल आया। कॉल पर जॉर्ज था। जॉर्ज ने अब जेरी से कुछ ऐसी बातें कही जिससे पूरी सत्यता सामने आ गई। दरअसल वह पुलिस वाला भी जॉर्ज से मिला हुआ था। उसने सैम को सीधा ले जाकर जॉर्ज के हवाले कर दिया। जॉर्ज ने जेरी को धमकाया कि वह विमान जिसमें ड्रग्स है उसकी लोकेशन चाहिए वरना सैम मरेगी। जेरी के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने जॉर्ज से सीधा कह दिया कि अगर कोकेन चाहिए तो मेरी बताई हुई लोकेशन पर मिल। जॉर्ज के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे पता था कि जेरी ही उसे वहां तक ले जा ठिकाने लगा देता हूँ। यह सुनकर जॉर्ज ने अचानक से पुलिस वाले को गोली मार दी। दूसरी ओर जेरी अकेला उस स्थान पर निकल पड़ा जहां उसने जॉर्ज को बुलाया था। उसके हृदय में एक ही प्रश्न था, क्या सैम अभी भी जीवित है? जब जेरी उस स्थान पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सैम भूमि पर बंधी थी। उसके पास उस पुलिस वाले का शव पड़ा था। जॉर्ज ने फिर एक बार जेरी को धमकाया, सैम को जीवित चाहते हो तो मुझे विमान तक पहुंचाओ। जेरी ने कहा कि चलो एक सौदा करते हैं। तुम सैम को छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरे पोत का निधि दे दूंगा, जिसके लिए जॉर्ज खुशी खुशी मान गया। दोनों एक नौका में स्थल पर गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जेरी ने बिना वक्त गवाए जल में छलांग लगा दी। जॉर्ज भी अपनी जलरोधी बंदूक उठाकर अपने आदमियों के साथ उसके पीछे चला गया। जल के नीचे जॉर्ज को वही प्राचीन घंटी मिली। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि यही निधि का स्थान है। ऊपर सैम अभी भी बंधी हुई थी लेकिन उसने पुलिस वाले के मृत शरीर को घसीटा और एक छुरी से अधिकारी का हस्त काटकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। अब उसके पास एक ही मार्ग था, वहां से भागना। जॉर्ज का सिर्फ एक आदमी नौका पर रक्षक बनके खड़ा था जिसका ध्यान पास में से आने वाली एक मोटर बोट से भटक गया। उसके पीछे पीछे जल में गया और सैम अवसर मिलते ही वहां से निकल गई। तभी विमान के भीतर जॉर्ज का एक और आदमी जेरी को खोजने आया। जेरी और डेरिक दोनों भागने लगे लेकिन उस आदमी ने तीर वाली बंदूक चला दी जो सीधा डेरिक के उदर में लगी। तीर में रस्सी बंधी थी जिसकी मदद से वह उसे खींचने लगा। जेरी ने तुरंत एक और तीर निकाला और सीधा उस आदमी के मुख पर चला दिया। रक्त निकलते ही सागर में मौजूद शार्क्स उस आदमी पर टूट पड़ी। उसका किस्सा वही समाप्त हो गया। अब जॉर्ज ने जेरी पर बंदूक चलाने की कोशिश की लेकिन जेरी ने बुद्धि लगाई। उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उल्टा कर दिया। जैसे ही जॉर्ज ने तीर चलाया, जेरी ने किसी वस्तु से सिलेंडर का वाल्व खोल दिया। सिलेंडर तेजी से मिसाइल की तरह जॉर्ज की ओर गया। वह सिलेंडर सीधा विमान के ईंधन टैंक से टकरा गया और एक बड़ा धमाका हुआ। वह पूरा विमान आग का गोला बन गया। 6 सप्ताह बाद अब सागर पूरी तरह शांत था लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। जेरी, डेरिक, सैम और डनी एक नए अभियान पर निकले। Like and subscribe for more movies explanation.